अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि नेपाल में खेल पे खेल शुरू हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है फूफा जिसने पाकिस्तान चाइना की नींद उड़ा दी है। भारत ने आखिरकार ऐसा क्या बना लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ है, या फिर यूं कहें कि जब से ना राजतंत्र खत्म होकर लोकतंत्र कथित तौर पर आया और उसके बाद पार्टियां अपना अपना सरकार बनाने लगी हैं, तब से रस्साकसी का खेल चलने लगा है। और इस रस्साकसी के खेल में कई बार कम्युनिस्ट पार्टी जीतते हैं तो कई बार दूसरी पार्टियां जीतती हैं। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड और ओली ने मिलकर गठबंधन बनाया है। इससे पहले शेर बहादुर देउबा के साथ गठबंधन था। शेर बहादुर देउबा भारत समर्थक माने जाते हैं, तो अभी जो है वो केपी शर्मा ओली चाइना समर्थक माने जाते हैं। इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने ही इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। आपको बता दें, उपेंद्र यादव के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी था। उन्होंने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंपा। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों का कहना है कि यादव के साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री दीपक कार्की ने भी इस्तीफा दे दिया है। कार्की भी उपेंद्र यादव के पार्टी के नेता हैं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी दो हिस्सों में बट गई है। जेएसपी नेपाल के बड़े नेता अशोक राय ने जनता समाज पार्टी नाम से अपना एक अलग दल का गठन कर लिया है। चुनाव आयोग द्वारा जेएसपी को मान्यता दे दी गई है। आपको बता दें, उपेंद्र यादव की पार्टी जेएसपी नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कुल 12 विधायक थे। पार्टी के दो हिस्सों में बंटने के बाद खैर इसका मतलब क्या है? क्या प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का टूटना तय हो गया है? तो नहीं, अभी ये गठबंधन नहीं टूट रहा है। अभी भी यहाँ पर बहुमत है। उनकी पार्टी को CPNL UML के 77, माओवादी सेंटर के 32, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21, नवगठित जनता समाजवादी पार्टी के 7 और CPN यूनिफाइड की 10 विधायकों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें, 275 सदस्यीय HOR में बहुमत के लिए 138 सीटों की आवश्यकता होती है। पर हाँ, जिस तरीके से टूटना शुरू हो गया है, ये नेपाल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये दिखा रहा है कि नेपाल अस्थिरता नेपाल के अंदर फैल रही है। वैसे काफ़ी लंबे समय से नेपाल के अंदर ये जो करते हैं पार्टी, एक दूसरे से टूटना और फिर वापस से जुड़ना, फिर किसी तीसरे के साथ अपने फायदे के लिए जुड़ना, इसको देख कर ना जनता परेशान हो चुकी है। और जनता का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस वक्त ये मांग कर रहा है कि यहाँ पर शासन होना चाहिए राजतंत्र का, पुराना राजतंत्र वापस आ जाए, ये बात कही जा रही है। खैर, अब जब तक यहाँ पर चीजें सामान्य नहीं होती है तब तक ये उठापटक तो चलता रहेगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या है फूफा जिसने टेंशन में ला दिया है अपने पड़ोसियों। जिस तरीके से हथियार बदल रहे हैं, जंग बदल रहे हैं, उस तरीके से हर देश को अपडेट रहने की जरूरत है। हवाई सुरक्षा और हमले की टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना ना अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फाइटर जेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पायलट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट, जहां चाहो वहां हमला होगा। जिस तरीके से बच्चे गेम खेलते हैं और गेम में हमले करते हैं, ठीक वैसे ही होगा। धरती पर अपने देश के अंदर कंट्रोल रूम बने हुए हैं और इन कंट्रोल रूम से ड्रोनों को छोड़ा जा रहा है और वो ड्रोन जाकर घातक हमला कर रहे हैं। पर जिस तरीके से ड्रोन हमला करेंगे, उन्हें रोकने वाली चीजें भी बन रही है। भारत भी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है, एक ऐसा हवाई हथियार तैयार कर रहा है, तो दूसरे की योजना बन रही है। फूफा जब दुश्मन के आसमान पर गरजेगा, बरसेगा, तो फिर इसे रोक पाना संभव नहीं होगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन
यानी कि DRDO, इन्होंने हाल ही में एक टेंडर निकाला था और इसमें कहा था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसमें कि फूफा की परीक्षण हो सके। आखिर फूफा है क्या? जब DRDO की तरफ से यह मांग किया गया था तभी समझ में आने लगा था कि कुछ तो बन रहा है। फूफा माने फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भविष्य का एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से ये पता चलता है कि भारत स्टील्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम करना चाह रहा है। भारतीय मानव रहित स्ट्राइक एयर व्हीकल इसे बनाने की तैयारी चल रही है। ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी पब्लिक तौर पर शेयर नहीं की गई है, न इसके प्लान को लेकर कहीं भी ज्यादा सूचनाएं हैं। लेकिन दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं जो उस तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किया जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर देश इस तरह की टेक्नोलॉजी अपने घर के अंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये बनेंगे ना तो बड़ी संख्या में इसकी जरूरत होगी। फूफा अगर भारत बना लेता है तो कहा जाता है भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत को पस्त कर सकता है। आप सोचिए, अगर रणनीतिक तौर पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ तो ये स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव हो जाएगा। क्लोज एयर सपोर्ट, अगर फाइटर जेट है उसके साथ साथ ये है तो ये एक सपोर्ट देगा। मिसाइल ऑफेंसिव, मिसाइलों को मार कर गिराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा, दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदने के लिए, खत्म करने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ऐसी ही एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे कहते हैं कैट्स वॉरियर, और कहा जाता है कि कैट्स वॉरियर, जिसका टेक ऑफ वजन 2100 kg होगा, भविष्य में फूफा के साथ मिलकर काम करने वाला है। फूफा का टेक ऑफ वजन होगा 5500 kg, ये 1500 kg का पेलोड ले जाएगा, यानी कि ये कैट्स वॉरियर से भी बड़ा होने वाला है। ये कुछ ऐसे होंगे जो चलते फिरते बॉम्बर्स होंगे। खैर, इस तरह के और भी हथियार बनाए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है हाइपरसोनिक की, तो भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार भी बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। DRDO ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण 2020 में किया था। इसे HSTDV डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे ही हाइपरसोनिक कहते हैं। तो भारत ऐसी कई चीजों पर काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।